स्वागत है दोस्तों। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टाइगर नागेश्वर राव मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म टाइगर नागेश्वर राव प्रधानमंत्री आवास में चोरी की चुनौती मिलने से शुरू होती है। तो आईबी के मुखिया राघवेंद्र राजपूत एक खास बैठक बुला लेते हैं, जिस बैठक में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर है, वीआईपी सुरक्षा देखने वाले अफसर है और उन्हें नागेश्वर राव के बारे में और भी जानकारियां चाहिए थी। इसलिए उन्होंने दक्षिण से एक पुलिस अफसर को बुला लिया है जिनका नाम विश्वनाथ शास्त्री है। तो इस बैठक में नागेश्वर उर्फ नागी के किरदार के बारे में जो बातें होती है उसी के आधार पर फिल्म आगे बढ़ती है। तो आगे की स्टोरी जो है वो विश्वनाथ शास्त्री बताता है। वो कहता है कि जब मैं स्टुअर्टपुरम में था तो तब मेरे पास नागेश्वर ने चुनौती दी थी और उसने फोन लगाकर कहा था कि आज वो मालगाड़ी से माल चुराने वाला है। दरअसल में नागेश्वर हमेशा चुनौती देकर ही काम किया करता है। तो इस चोरी के बारे में जब पुलिस वालों को पूरी तरह से पता चलता है तो वो लोग पूरी तरह से सतर्क हो जाते हैं। लेकिन नागेश्वर राव की एक बहुत बड़ी गैंग थी। वो सभी लोग इस मालगाड़ी में टूट पड़ते हैं और यहाँ के सारे माल को चुरा भी लेते हैं। जबकि पुलिस वालों को चोरी की खबर मिलने के बावजूद नागेश्वर राव की पूरी गैंग यहाँ से सारा माल चुरा ले जाती है। अब विश्वनाथ सारे ऑफिसर को बताता है कि चुनौती देकर चोरी करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आम बात है क्योंकि उसने अपने करियर में बहुत सारी चोरियां की है। जब वो 8 साल का था तब से ही उसने ये काम चालू कर दिया था और 8 साल की उम्र में उसने कोई छोटी मोटी चोरी नहीं की थी बल्कि उसने एक मर्डर किया था। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में स्टुअर्टपुरम में पहुंच जाती है, जहां पर कि हम येला मंदा नाम के एक एमएलए को देख पाते हैं। मंदा की स्टुअर्टपुरम में बहुत चलती है और वो लोगों से चोरियां करवाने का काम करता है। वो जो भी चोरी कर लाते हैं वो सारा माल लाकर मंदा को दे देते हैं और उसके कहने के मुताबिक अगर ऐसा नहीं होता है तो मंदा उसे मार डालता है और हाल ही में भी ऐसा ही हुआ है। अब मंदा यहाँ पर नागेश्वर राव के पिता से एक चोरी करवाने को कहता है, जो कि इतनी आसान तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस चोरी में नागेश्वर के पिता के साथ नागेश्वर खुद जाता है और जब नागेश्वर सिर्फ 8 साल का था तो नागेश्वर के पिता अगर ये चोरी कर लेते हैं तो उन्हें 5 रुपए मिलेंगे और जो भी वो लोग चोर कर लाएंगे वो सारा चोरी का माल जो है वो मंदा के पास जाएगा। तो यहाँ पर वो लोग चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। वो एक दीवार में बहुत बड़ा होल करके चोरी भी कर लेते हैं। लेकिन जब वो लोग वापस आ रहे थे तो नागेश्वर के पिता पकड़े जाते हैं और अब क्योंकि मंदा को सबूत दिखाना था कि आखिर ये चोरी किसने की है तो नागेश्वर अपने इस पिता का सर काट कर यहाँ से ले जा लेता है। नागेश्वर राव चोरियों के पीछे इतना ज्यादा खतरनाक था कि उसे किसी की भी परवाह नहीं थी। तो नागेश्वर राव जब 8 साल का था तब से ही गजजाला प्रसाद नाम के एक आदमी ने नागेश्वर राव के साथ साथ कई सारे लोगों को ट्रेनिंग दी थी। सारे बच्चे थे और यहाँ पर वो लोग गधे का खून पिलाते थे और गधे का खून पिलाने के बाद उन्हें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती थी और अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो वो मारे जाएंगे। तो इस तरह से गजजाला प्रसाद ने नागेश्वर राव को एक परफेक्ट चोर बना दिया। अब कहानी 20 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम देख पाते हैं मंदा को, जिसने कि स्टुअर्टपुरम की 3 गैंग को यहाँ पर बुलाया था। दरअसल में ये 3 गैंग वो होती है जो कि मालगाड़ी से माल चुराने का काम करती है और यहाँ पर बोली लगती है कि आखिर मालगाड़ी से माल कौन चुराएगा। जो भी बोली में जीतता है तो दूसरी गैंग वाले उनकी चोरी में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो गुंटूर रेलवे स्टेशन की बोली लगाई जाती है और एक गैंग वाले ये बोली जीत भी जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मंदा का बेटा काशी जो है वो भी बहुत खतरनाक है और मंदा का सारा काम काशी ही संभालता है क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि नागेश्वर चाहता है कि यहाँ पर 3 कुर्सी नहीं बल्कि 4 कुर्सी हो, लेकिन इसके लिए उसे एक गैंग की जरूरत थी और उससे भी ज्यादा एक मौके की। लेकिन एक दिन एक मौका जो है वो नागेश्वर के पास खुद चल कर आता है। तो कोलकाता से एक बहुत बड़ा डॉन आता है जिसका जहाज जो है वो आंध्र प्रदेश के बंदरगाह में फंस गया है और वो पुलिस के कब्जे में है। लेकिन इस काम को करने के लिए तीनों गैंग ने मना कर दी है और मंदा के लोग भी ये काम नहीं करना चाहते हैं। तब इस काम को नागेश्वर अपने कब्जे में लेता है और वहाँ से जो भी माल वो लेकर आएगा उसके 50% की वो डिमांड करता है, जिसके लिए वो कोलकाता का डॉन भी मान जाता है। अब आगे रात होती है और यहाँ पर नागेश्वर राव की पूरी गैंग उस बंदरगाह में पहुंच जाती है। वहाँ पर वो आग लगा देते हैं और फायर ब्रिगेड के ऑफिसर बनकर वो वहाँ से वो पूरा माल चुरा लेते हैं जिसमें कि ढेर सारा सोना था। तो मंदा और काशी ने यहाँ पर नागेश्वर से कहा था कि अगर वो ये चोरी नहीं कर पाया तो उसे हमारा पेशाब पीना पड़ेगा। लेकिन नागेश्वर ने उससे कहा था कि अगर उसने ये चोरी कर ली तो यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 4 कुर्सियां होंगी और ऐसा ही होता है। तो
तो नागेश्वर की अब चौथी कुर्सी मिल जाती है। कुर्सी मिलते से ही नागेश्वर अब बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। वो पूरे के पूरे इलाके में बहुत सारे क्राइम करता है और उसे रोकने वाला कोई भी नहीं था। यूं मान लीजिए नागेश्वर राव अपनी मनमानी चलाने लगा था। अब नागेश्वर को कुछ बड़ा करना था, इसलिए उसे गन की जरूरत थी। इसलिए वो एक आदमी से मिलने के लिए ट्रेन में जाता है। जैसे ही वो यहाँ पर ट्रेन में उस आदमी से बात कर रहा होता है, तभी यहाँ पर नागेश्वर की मुलाकात सारा नाम की लड़की से होती है और नागेश्वर सारा को पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठता है। और यहाँ पर नागेश्वर सारा को सब कुछ सच सच बता देता है। वो उसे बताता है कि वो एक बहुत बड़ा गुंडा है, चोरियां करता है और लड़कियों के लिए बहुत भूखा भी है, लेकिन अब ये दिल तुम पर अटक गया है। जिसके बाद नागेश्वर हमेशा उसके आसपास रहने लगा था। सारा जो है वो कॉलेज जाती है और एक दिन जब नागेश्वर को मालूम चला कि सारा की शादी हो रही थी, तो यहाँ पर नागेश्वर ने उसकी शादी भी तोड़वा दी थी। लेकिन इस वजह से मंदा से उन्होंने बहुत सारा कर्जा ले लिया था। इसलिए काशी जो है वो यहाँ पर सारा के घर पर पहुंच जाता है और सारा के पिता से पैसे मांगता है, लेकिन उनके पास पैसे तो नहीं थे। इसलिए काशी जो है वो सारा को अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है नागेश्वर राव की। लेकिन काशी उससे बिल्कुल भी नहीं डरता है, क्योंकि वो एमएलए का बेटा है। लेकिन जब नागेश्वर राव अपनी जेब से गन निकालता है तो सभी लोग दूर हो जाते हैं और वो सभी को बता देता है कि सारा से वो प्यार करता है। अब ये सारी चीजें हो जाने के बाद कहीं ना कहीं सारा भी नागेश्वर को पसंद करने लगी थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और इसी तरह से कुछ दिन वो साथ में रहते हैं। सारा बहुत अच्छे से जानती है कि उसके घर वाले नागेश्वर से शादी नहीं होने देंगे, इसलिए वो भागने की बात भी करती है। अब आगे हम देखते हैं कि नागेश्वर जब अदालत के बाहर था, तभी यहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर मौली जो है वो एक बेश्या के साथ उल्टी सीधी हरकत करने लगता है, जो देखकर नागेश्वर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर वो उसे मजा चखाता है और उसे बहुत मारता है। अब नागेश्वर फिर से सारा के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मैं एक बहुत बड़ी चोरी करने वाला हूँ और वो उसे स्टेशन और टाइम बता देता है और वो उससे कहता है कि चोरी के बाद मुझे तुम वहाँ मिलो। जिसके बाद नागेश्वर अपनी पूरी की पूरी गैंग लेकर एक जगह पर पहुंच जाता है चोरी करने के लिए। चोरी पूरी तरह से सक्सेसफुल रहती है, लेकिन बीच में ही यहाँ पर नागेश्वर के कुछ दोस्त पकड़े जाते हैं। तो उन्हें छुड़ाने के लिए नागेश्वर यहाँ पर एक तगड़ी फाइट करता है, लेकिन बीच में हम देखते हैं कि नागेश्वर के पीछे पुलिस पड़ चुकी थी। इसलिए नागेश्वर ने अपना सारा सोना जो है वो अपने दोस्तों को दे दिया था और यहाँ से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच गया था, जहाँ पर कि सारा उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन जब वो स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है कि काशी और पुलिस वाले पहले से ही यहाँ पर नागेश्वर का इंतजार कर रहे हैं। और जब सारा को ये बात मालूम चली कि उसने कुछ लोगों को मार दिया है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, ना तो मैं काशी के साथ रहना चाहती हूँ और ना ही अपने पिता की मनमर्जी से शादी करना चाहती हूँ। इसलिए सारा ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है, जिसके बाद नागेश्वर को जेल हो जाती है। नागेश्वर को बहुत बुरा लगा था, क्योंकि वो सारा से बहुत प्यार करता है। इसी तरह से नागेश्वर बहुत सारे दिन जेल में बिताता है, लेकिन ऐसी कोई जेल नहीं बनी जहाँ से कि नागेश्वर भाग ना सकता हो। जेल की 20 मीटर ऊंची दीवार थी, जहां से नागेश्वर राव जो है वो कूदकर भाग पड़ता है और यहीं से नागेश्वर राव का नाम पड़ा था टाइगर नागेश्वर राव। जिसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां पर कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि नागेश्वर राव ने प्रधानमंत्री आवास में चोरी करने के लिए एक चेतावनी दी है और इसी वजह से सारे ऑफिसर्स चिंतित है कि इतनी हाई सिक्योरिटी में नागेश्वर यहाँ पर कैसे आएगा और वो चोरी कैसे करेगा। तो सारे कमांडोज को पीएम आवास में बुला लिया जाता है। तो अब अगली सुबह होती है और नागेश्वर राव यहाँ पर नहीं आता है। तो पीएम मैडम अपने काम के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही वो अपने कार से जाने लगती है तो राघवेंद्र राजपूत को मालूम चलता है कि पीएम मैडम तो अपने कमरे में है। तो फिर वो पीएम मैडम कौन है जो कि हाल ही में कार से गई है? ये सुनने के बाद तो राघवेंद्र राजपूत सारे ऑफिसरों के साथ मिलकर उनकी कार का पीछा करने लगते हैं और वहां पहुंचने के बाद उन्हें मालूम चलता है कि दरअसल में पीएम मैडम तो सचमुच कार में है। और तब उन्हें मालूम चलता है कि जो पीएम मैडम कमरे में है वो कोई पीएम मैडम नहीं बल्कि नागेश्वर है। जब वो वापस यहाँ पर आकर देखते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि कुछ भी चीज चोरी नहीं हुई है, बल्कि नागेश्वर ने यहाँ पर एक चिट्ठी छोड़कर गया है जिसमें उसने अपनी समस्या लिखी थी और साथ ही वो ये भी बताना चाहता था कि वो कुछ भी कर सकता है और कहीं भी पहुंच सकता है। तो वो ऑफिसर्स मिलकर ये सारी बातें पीएम मैडम को भी बताते हैं और पीएम मैडम को ये सारी समस्या जब पता चलती है तो यहाँ पर राघवेंद्र राजपूत को स्टुअर्टपुरम भेजा जाता है भेष बदलकर,
क्योंकि वो वहाँ पर जाकर नागेश्वर राव के बारे में पता करने चाहते थे। तो यहाँ पर राघवेंद्र राजपूत को नागेश्वर राव की असलियत के बारे में मालूम चलता है। सभी को ऐसा लगता है कि नागेश्वर एक हैवान है और वो हमेशा लोगों के साथ बुरा करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नागेश्वर राव ने स्टुअर्टपुरम में देखा कि बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं, इसलिए उसने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और युवाओं को स्टुअर्टपुरम के नाम से कहीं भी जॉब नहीं मिलती है और वो भी फिर चोरी करने लगते हैं और बुरे बन जाते हैं। इसलिए नागेश्वर यहाँ पर चाहता है कि स्टुअर्टपुरम में एक फैक्ट्री बने जिसमें कि सारे युवाओं को उस फैक्ट्री में काम मिल सके। अब क्योंकि स्टुअर्टपुरम में कुछ अच्छा होने जा रहा था, इसलिए हेमा मैडम भी उनका साथ देती है। लेकिन कहीं ना कहीं मंदा ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि स्टुअर्टपुरम का विकास हो। अगर स्टुअर्टपुरम का विकास हो जाएगा, सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो सभी लोग उनसे आगे निकल जाएंगे और फिर उनसे कोई भी नहीं डरने वाला। इसलिए वो लोग स्टुअर्टपुरम के लोगों के ऊपर जाति करने लगते हैं। लेकिन अब हद हो चुकी थी, इसलिए नागेश्वर राव एक दिन उन सभी लोगों को बेरहमी से मारता है और यहाँ पर वो काशी को जान से भी मार देता है और मंदा को भी बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है। लेकिन इसमें मंदा की जान बच जाती है, लेकिन जिसके बाद से नागेश्वर को अब छिपकर रहना पड़ता है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल बन चुका था। उसने एमएलए के ऊपर हमला किया और उसके बेटे को भी मार दिया है। तो अब नागेश्वर राव को मंदा के लोगों और पुलिस वालों से बचकर रहना पड़ता है क्योंकि मौली भी उसके पुराना दुश्मन है और वो यहाँ पर नागेश्वर को ढूंढकर मारने के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी भी हद तक जा सकता है। इसलिए नागेश्वर अपने पिता के दोस्त के पास चला जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है मनी नाम की लड़की से। मनी नागेश्वर से प्यार करती है और वो चाहती है कि नागेश्वर भी उससे प्यार करे, लेकिन नागेश्वर तो उसकी तरफ देखता ही नहीं है। लेकिन एक दिन यहाँ पर मनी उसे बता देती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन नागेश्वर उससे कहता है कि वो एक क्रिमिनल है, वो एक चोर है और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर भी है। आए दिन वो लोगों को मारता रहता है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब वो मारा जाएगा। तब मनी उससे कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जितने भी तुम हो मुझे उन दिनों में तुम्हारे साथ रहना है। जिसके बाद नागेश्वर ने मनी से शादी कर ली थी। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर कि गजजाला प्रसाद यहाँ पर राघवेंद्र राजपूत को ये सारी स्टोरी सुना रहे होते हैं और राघवेंद्र राजपूत यहाँ पर देखते हैं कि मंदा के लोग यहाँ पर उनके ऊपर बहुत ज्यादा जाति करते हैं। अब क्योंकि नागेश्वर राव को लेकर शूट एंड साइट का ऑर्डर था, इसलिए मौली जो है वो नागेश्वर को ना ढूंढकर उसके दोस्तों को ढूंढता है और उन सभी को मार गिराता है। तो अब नागेश्वर का सिर्फ एक दोस्त बचा था काली, वो दोनों साथ में रहते हैं और वो कहीं छिपे हुए थे। जिसके बाद एक दिन नागेश्वर जो है वो हेमा मैडम से मिलता है। वो उनसे कहता है कि उसे किसी भी हालत में ये फैक्ट्री बनानी है, लेकिन हेमा मैडम उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुम फैक्ट्री बना भी लोगे तब भी तुम्हें फैक्ट्री चालू करने की परमिशन नहीं मिलेगी। लेकिन हेमा कहती है कि अगर तुम मुझसे वादा करो कि फैक्ट्री खुलने की परमिशन अगर हमें मिल जाए तो तुम सरेंडर कर दोगे। तो नागेश्वर उसकी बात मान जाता है क्योंकि हेमा एक ऐसी औरत है जो कि स्टुअर्टपुरम के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है और वो हमेशा से लोगों के लिए अच्छा काम करती आई है, इसलिए नागेश्वर उसकी बात मान जाता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि नागेश्वर की पत्नी जो है वो स्टुअर्टपुरम में ही रहती है, लेकिन माउली यहाँ पर आ जाता है और वो नागेश्वर की पत्नी को गर्भ अवस्था में एक खटिया से बांध भी देता है। लेकिन तभी यहाँ पर हेमा मैडम आ जाती है और वो माउली से नागेश्वर की पत्नी मतलब कि मनी को बचा लेती है। जिसके बाद मनी को 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि हेमा ने परमिशन लेकर आ गई थी और अब फैक्ट्री खुलने ही वाली थी, इसलिए अब तो यहाँ पर नागेश्वर को सरेंडर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर नागेश्वर अपने वादे से मुकर जाता है। दरअसल वो अपने वादे से मुकरा नहीं था, उसने अपना सोना जो है वो कोलकाता के डॉन को देकर रखा था, इसलिए वो अपना सोना वापस लेने के लिए जाता है। लेकिन इसके बारे में माउली और उसके पुलिस वालों को मालूम चल जाता है कि नागेश्वर और उसका दोस्त काली जो है वो जंगल में छिपे हुए हैं। तो यहाँ पर माउली और उसके ऑफिसर जो है वो जंगल में नागेश्वर को ढूंढने लगते हैं और गोलीबारी भी उसके ऊपर करने लगते हैं। लेकिन नागेश्वर तो यहाँ से किसी तरह से भाग जाता है, लेकिन उसका दोस्त काली मारा जाता है। जिसके बाद नागेश्वर उन्हें एक ऐसी जगह पर फंसाता है जहां पर कि वो लोग एक बहुत बड़ा ब्लास्ट करवाते हैं। नागेश्वर को भी गोलियां लग चुकी थी, इसके बावजूद मंदा के लोगों ने यहां पर नागेश्वर को पकड़ लिया था। नागेश्वर उससे कहता है कि फैक्ट्री कभी भी नहीं खुलेगी क्योंकि मैं हाल ही में सीएम से मिलकर आया हूं और वो परमिशन कभी भी नहीं देने वाले। तभी मंदा के पास एक फोन आता है और उसे मालूम चलता है कि उसे एमएलए पद से हटा दिया है और फैक्ट्री पर जो भी प्रतिबंध लगे थे वो सारे हट गए हैं, मतलब अब फैक्ट्री भी खुलकर रहेगी। तो नागेश्वर यहाँ पर मंदा से कहता है कि अगर तेरी सीएम तक पहुंच है तो मेरी भी पीएम तक पहुंच है। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर माउली भी आ जाता है अपने सारे ऑफिसरों के साथ मिलकर।
जिसके बाद यहाँ पर एक तगड़ी फाइट होती है। नागेश्वर के आजू बाजू बहुत सारे लोग थे, लेकिन नागेश्वर यहाँ पर उन सभी को चुन चुन कर मार देता है। इस लड़ाई के दौरान नागेश्वर को ढेर सारी गोलियां भी लगती है, लेकिन यहाँ पर नागेश्वर जो है वो मंदा और माउली को जान से मार देता है। लेकिन आखिर में उसे ढेर सारी गोली लगने की वजह से नागेश्वर भी मारा जाता है। लेकिन नागेश्वर ने जो चाहा था वो हो गया है और सारे क्रिमिनल भी खत्म हो गए हैं। और आखिर में राघवेंद्र राजपूत सभी से कहते हैं कि नागेश्वर राव कोई गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वो एक सेवियर था, और जब भी स्टुअर्टपुरम का नाम लिया जाएगा तब टाइगर नागेश्वर राव का भी नाम लिया जाएगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।